हेलो एवरीवन, पीएचडी कैरियर गाइडेंस वीडियो सीरीज में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ये हमारी इस वीडियो सीरीज की वीडियो नंबर 2 है, जिसमें आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर की चयन प्रक्रिया में पीएचडी का क्या महत्व है। यानी कि अगर आप पीएचडी करने की सोच रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, तो पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर की चयन प्रक्रिया में क्या योगदान करने वाली है, इसी को हम डिटेल में यहाँ पर समझने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहे हैं या करना चाहते हैं या कर चुके हैं, उस सब्जेक्ट को कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आगे आने वाली जो वीडियो है, इस वीडियो सीरीज की जो है, ये सभी वीडियो जो है हमारे चैनल पे जो है आपको मिल जाएगी। तो कृपया जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दें। देखिए, जो भी हम यहाँ पर बात करेंगे वो असिस्टेंट प्रोफेसर कैरियर को ध्यान में रखते हैं। यहाँ पर जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, जब भी आप हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं, तब होता क्या है कि आप ना असिस्टेंट प्रोफेसर से जो है आपकी यहाँ पर एंट्री होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद प्रमोशन होते होते जो है आपका एसोसिएट प्रोफेसर, एंड प्रमोशन होते होते प्रोफेसर तक आप पहुंचते हैं, फिर सीनियर प्रोफेसर तक। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, पीएचडी दो तरीके से, यानी कि दो, एक तो सिलेक्शन के टाइम पे, चयन प्रक्रिया के टाइम पे जो है महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, और दूसरा जब आपका प्रमोशन होता है तब भी पीएचडी का जो महत्व है वो काफी ज्यादा होता है। तो एक तो आपका हो गया सिलेक्शन के टाइम पे, और दूसरा आपका प्रमोशन के टाइम पे। अब सिलेक्शन चयन प्रक्रिया में कैसे पीएचडी योगदान देती है, उसको समझने के लिए हमें जो है अलग अलग जो सिलेक्शन मेथड्स हैं उसको समझना अति आवश्यक है। सबसे पहला जो आपका जो मेथड होता है, जो नॉर्मली यहाँ पर फॉलो किया जाता है, अलग अलग प्रकार से जो है चयन की विधियां होती है। पहला जो मेथड है वो रिटन एग्जाम आपका और प्लस इंटरव्यू। रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू के आधार पर जो है यहाँ पर सिलेक्शन आपका होता है। जैसे कि आपका कुछ राज्य लोक सेवा आयोग है, जैसे आपका जैसे कि अपना कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली जाती है, यूपी पीएससी या एमपी पीएससी के द्वारा जो है यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली जाती है, उनमें जो है आपका रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन होता है। उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, उनमें रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू का जो है यहाँ पर जो है ये मेथड होता है। मध्य प्रदेश और अन्य जो राज्य लोक सेवा आयोग है उनके द्वारा मैक्सिमम यही फॉलो किया जाता है। दूसरा क्या होता है, रिटन एग्जाम होता है, एकेडमिक्स भी वहां पर कुछ कैलकुलेट किया जाता है, और प्लस इंटरव्यू। ठीक है, ये दूसरा मेथड है। इसमें होता क्या है, इसमें जो है आपका जो स्टेट है वो हरियाणा एचपीएससी जो है, हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग, उसके द्वारा जो है सिलेक्शन का मेथड जो है वो अपनाया जाता है। और तीसरा मेथड बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप किसी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे मैं यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, तो चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, या कॉलेज हो, ठीक है, वहां पे जो है आपका जो मेथड काम करता है सिलेक्शन का, वो होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है उसको हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें कोई रिटन एग्जाम आपका नहीं होता, कोई रिटन एग्जाम आपका नहीं होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। ठीक है, तो ये नहीं है। दूसरा क्या है आपका, यहाँ पे इंटरव्यू बिल्कुल होता है, इंटरव्यू हो गया। तीसरा क्या है, रिटन एग्जाम की जो जगह है, रिटन एग्जाम की जगह क्या होता है, आपका इंटरव्यू के लिए जो कॉल आएगी वो आपका एपीआई स्कोर के आधार पर जो है आपकी इंटरव्यू के एपीआई स्कोर के आधार पे जो है आपका यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होती है। शॉर्ट लिस्टिंग किसके लिए होती है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है आपकी इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो अगर एपीआई स्कोर आपका जो है, जो कट ऑफ बनेगी, नॉर्मली जो एपीआई स्कोर रहता है 100 अंकों का रहता है, और आउट ऑफ 100 जो है, मान के चलिए अगर आप कट ऑफ कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे 70 अगर कट ऑफ रही है और 70 से ऊपर आपकी 70 या उससे अंक आपके जैसे 80 आ गए, ठीक है, तो आपके इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी और आपका इंटरव्यू होगा। यानी कि इसमें कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है, नो रिटन एग्जाम। एपीआई स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होती है, इंटरव्यू के लिए कॉल आती है और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये जितनी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, और कुछ कॉलेज भी जो है वहां पे जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के आधार पर ही यहाँ पर सिलेक्शन होता है। कोई भी कॉलेज, देशबंधु कॉलेज हो, गार्गी कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो यही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ही मेथड फॉलो करता है। अब यहाँ पे मैंने सिलेक्शन मेथड तो आपको बता दिया, लेकिन अब भाई पीएचडी का महत्व क्या है, कहां पे क्या रहेगा। देखिए, जब सिलेक्शन मेथड अगर रिटन प्लस इंटरव्यू के आधार पे है, तो पीएचडी का यहां पर कोई एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं मिलता है, राइट। यानी कि इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स यहां पर नहीं दिया जाएगा। हाँ, थोड़ा वेटेज रहेगा, थोड़ा पीएचडी कैंडिडेट हो तो आपसे जो है डेफिनेटली जो है आपको ज़्यादा, मतलब जो है रिसर्च बेस्ड आपकी जो है स्टडी हुई है, तो डेफिनेटली जो है जो नेट वाला कैंडिडेट है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा, लेकिन एक्स्ट्रा मार्क्स आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, राइट। दूसरा मेथड रिटन एग्जाम प्लस एकेडमिक इंटरव्यू, और जो है इसमें पीएचडी को जो महत्व है वो भी इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मान के चलिए ज़्यादा आपको जो है यहाँ पर पीएचडी का भी जो है यहाँ पर आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। जो मेन फायदा, जो मुख्य फायदा आपको मिलेगा वो मिलेगा जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। हाँ जी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के वक्त जो है आपको यहाँ पर फायदा मिलने वाला है, क्योंकि
अब फायदा कैसे मिलेगा? जब भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के टाइम क्या होता है कि आपको तो जब भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन है, यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या आपकी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, या जैसे यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज होते हैं, डिग्री कॉलेज होते हैं, उनमें अगर सिलेक्शन है ना, तो वहां पे क्या होता है, यूनिवर्सिटी में पीएचडी वाले कैंडिडेट्स को 30 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। यानी कि जो पीएचडी का जो वेटेज होगा, एक्स्ट्रा वेटेज जो होगा वो 30 मार्क्स का यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं पे अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो पीएचडी वाले कैंडिडेट्स को नॉर्मल कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में 25 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है। अब आपको यहाँ पे समझ में अगर नहीं आया तो मैं बता दूं, एपीआई जो स्कोर आपका बनेगा वो आपका 100 अंकों का बनेगा। और यहाँ पे आउट ऑफ 100 अगर आपके पास पीएचडी है तो भाई 100 में से 30 अंक तो आपको मिल जाएंगे पीएचडी के एक्स्ट्रा वेटेज, ठीक है। और वहीं पे अगर आपका जो है यूनिवर्सिटी का है तो 25 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, कॉलेज का है सॉरी, तो कॉलेज में 25 अंक आपको मिल जाएंगे एक्स्ट्रा आउट ऑफ 100। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि जो एपीआई स्कोर है जो कि 100 अंकों का है, उसमें से पीएचडी कैंडिडेट को 30 अंक तो ऑलरेडी मिल गए और कॉलेज सिलेक्शन में 25 अंक मिल गए। तो अब जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, अब नॉर्मल कैंडिडेट्स कौन होंगे? जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया होगा, क्योंकि जब सिलेक्शन होता है यानी कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रहेगी, मिनिमम जो एलिजिबिलिटी रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने की, वो क्या रहेगी भाई? मास्टर डिग्री पीजी प्लस नेट या सेट, राइट? या सेट नहीं है तो पीएचडी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यानी कि मास्टर डिग्री के साथ या तो आपके पास नेट हो या सेट हो या आपके पास पीएचडी हो। अब देखिए, जब 100 में से 30 अंक ऑलरेडी आपको मिल गए अगर पीएचडी डिग्री आपके पास है, तो जो नेट कैंडिडेट्स है, जो सेट कैंडिडेट्स है, तो उनका क्या होगा, राइट? तो अब जो इंटरव्यू के लिए जो कॉल आएगी, वो किसकी आएगी? वो आएगी जो पीएचडी कैंडिडेट है। इसीलिए काफी सारे कैंडिडेट्स नाराज रहते हैं, काफी सारे कैंडिडेट मुझसे पूछते भी है, सर मैंने तो फॉर्म अप्लाई किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में, लेकिन मेरी इंटरव्यू के लिए जो कॉल है वो नहीं आई, इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई। उसका कारण क्या है कि अगर आपका एपीआई स्कोर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, एपीआई स्कोर कम है। अब कम कैसे होगा? पीएचडी डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो एपीआई स्कोर डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि 30 अंक और 25 अंक काफी ज्यादा होते हैं। तो आपकी यहाँ पर कॉल नहीं, कॉल किसकी आएगी? जिसका एपीआई स्कोर होगा ज्यादा। एपीआई यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मैं दिखा देता हूँ। अब मैं जो बातें यहाँ पर आपको बता रहा था वो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देखिए, क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेथड है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, उसमें यहाँ पे जो टोटल आपका जो एपीआई स्कोर बनता है 100 बनता है, और उसमें से आपका जो यहाँ पे पीएचडी अगर आपने कर रखी है तो 30 अंक जो है आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। कितने अंक दिए जाएंगे? 30 अंक जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। अब किसी कैंडिडेट ने जो नेट क्वालिफाई है उसको 5 अंक मिलेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि नेट अगर क्वालिफाई आपने किया है तो यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन में 5 अंक मिलेंगे। वहीं पे अगर नेट विद जेआरएफ है तो 7 अंक मिलेंगे। अब अगर केवल स्लेट या सेट है तो 3 अंक। तो आप देख सकते हैं, भले ही आपने जेआरएफ कर रखा है, नेट सेट सभी आपके पास है, तो यहाँ पे 7 अंक मैक्सिमम मिलेंगे। आपने एमफिल भी कर रखा है, पीएचडी भी कर रखी है, फिर भी आपको 30 अंक भी मिलेंगे। और अगर पीएचडी भी आपने कर रखी है तो फिर भी 30 अंक आपको यहाँ पर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 30। यानी कि पीएचडी वालों को यहाँ पर जो है 30 जो मार्क्स है वो यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी के आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे जो है चांसेस बढ़ जाते हैं पीएचडी वाले कैंडिडेट्स के चयन, क्योंकि चयन प्रक्रिया में शामिल पीएचडी वाले ही होते हैं। दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं जो दूसरा मेथड है, यानी कि जो यूनिवर्सिटी का हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलेज में, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पीएचडी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 25 अंक दिए जाते हैं, ठीक है, आउट। और नेट वालों को 8, नेट विद जेआरएफ है तो 10 अंक। अब ये देखिए कि जो पीएचडी कैंडिडेट है उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा कितने अंक यहाँ पर मिले हैं? यहाँ पर मिले हैं आपको एक्स्ट्रा अंक, आपको 25 मार्क्स आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिले हैं कॉलेज सिलेक्शन में। यही मैंने आपको बताया, मैंने अब ये डॉक्यूमेंट आपको दिखाया है। नाउ अब हम यहाँ पर बात करते हैं, जो हमने चयन प्रक्रिया तो जान ली कि कितना महत्व जो है आपका रहता है। अब दूसरा जो योगदान रहता है पीएचडी का, वो रहता है प्रमोशन के समय। प्रमोशन के समय यानी कि जब भी आपका प्रमोशन होता है तो वहां पर जो पीएचडी वाले कैंडिडेट्स रहते हैं उनको यहाँ पर काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि अगर आपके पास पीएचडी डिग्री नहीं है तो होता क्या है कि यहाँ पे आगे चलकर आपका जो प्रमोशंस है वो आपका नहीं हो पाएगा। क्योंकि तो उसको मैं यहाँ पर दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर जब लेवल 10 से सीनियर स्केल लेवल 11 में जाता है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हु हैज कंप्लीटेड 4 इयर्स ऑफ सर्विस, 4 साल की सर्विस कंप्लीट कर लिया है और विद ए पीएचडी डिग्री,
ठीक है, पीएचडी डिग्री भी उसके पास है। तो जो है आपका यहाँ पर जो लेवल 10 है, लेवल 10 से जिसमें 57 लेवल 10 से जिसमें 57,700 आपकी बेसिक सैलरी रहती है, प्लस जो भत्ते वो मिलेंगे। तो यहाँ पर लेवल 11 में जब आपका प्रमोशन होगा उसके लिए जो है यहाँ पर पीएचडी जो है अगर आपके पास है तो आपका जो है यहाँ पर 4 साल और प्लस पीएचडी अगर आपके पास है तो लेवल 10 से आप लेवल 11 में प्रवेश यहाँ पर कर जाएंगे, प्रमोटेड हो जाएंगे, राइट। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एमफिल डिग्री है, राइट, तो यहाँ पे 5 ईयर्स ऑफ सर्विस और एमफिल डिग्री, ठीक है, प्लस जो पीजी डिग्री है प्लस एमफिल है तो 5 साल लगेंगे। और अगर आपके पास यहाँ पे पीएचडी या एमफिल या पीजी डिग्री नहीं है तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर ज़्यादा समय लग सकता है, राइट। अब मान के चलिए ये तो लेवल 10 की बात हुई, 12। अब अगर हम यहाँ पर लेवल 12 में चलते हैं तो लेवल 12 में क्या होता है कि यहाँ पर लेवल 11 से लेवल 12 में, जिसको आप सिलेक्शन ग्रेड बोलते हैं, इसको जो है सीनियर स्केल, इसको बोलते हैं सीनियर स्केल, और इसको बोलते हैं सिलेक्शन ग्रेड, सिलेक्शन ग्रेड। ठीक है, जो मैं यहाँ पे आपको पीडीएफ में भी दिखा देता हूँ, जो आपका पीडीएफ है सिलेक्शन ग्रेड। तो इसमें क्या है, 5 साल की अगर आपने सर्विस कंप्लीट कर ली है इन एकेडमिक लेवल 11 और पीएचडी डिग्री आपके पास है, ठीक है, तब आपका जो है यहाँ पर प्रमोशन होगा। यानी कि फिर उसके बाद आप एसोसिएट लेवल 13 में जाएंगे। 13 में कौन रहता है, एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर। एंड अगर प्रोफेसर की बात करें, दोनों के लिए जो पीएचडी डिग्री है वो मैंडेटरी है। क्या है, मैंडेटरी है पीएचडी डिग्री। तो यहाँ पर जो प्रमोशन है आपका, प्रमोशन के वक्त जो है आपका यहाँ पे, जैसे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे पीएचडी डिग्री जो है वो मैंडेटरी होती है, ठीक है। और प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पे जो है 10 सालों का एक्सपीरियंस और यहाँ पे जो है आपका पीएचडी डिग्री वो मैंडेटरी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्शन में भी, एक तो सिलेक्शन में मैंने बताया कहाँ पे आपको यहाँ पर महत्व मिलेगा, और दूसरा यहाँ पर प्रमोशन। तो प्रमोशन में अगर हम बात करें तो प्रमोशन में जो है आपका, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो या एसोसिएट प्रोफेसर हो या आप प्रोफेसर हो, ठीक है। तो जब सिलेक्शन आपका प्रमोशन होगा तो इसमें जो पीएचडी का जो वो है वो यहाँ पर आवश्यक होता है, और इससे आपका फास्ट प्रमोशन होगा। वहीं पे अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, जॉब में रहते रहते आप जो है यहाँ पर पार्ट टाइम पीएचडी कर लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ इंक्रीमेंट जो है आपकी जो सैलरी में यहाँ पर कुछ इंक्रीमेंट आपको यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट्स जॉब में रहते रहते यहाँ पे जो है पीएचडी कर लेता है तो यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट मिलेंगे, 3 से लेके 5 इंक्रीमेंट तक का जो है यहाँ पर प्रावधान होता है। तो काफ़ी डिटेल में हमने यहाँ पर समझा है कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर आप जो पीएचडी जो है वो कितना महत्व पीएचडी का होता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी कैंडिडेट्स पीएचडी करें, क्योंकि पीएचडी के लिए एक तो आपने मास्टर डिग्री की है, काफ़ी समय आपने अपनी स्टडी को दिया है। मास्टर डिग्री के बाद जो है आप यहाँ पर जब पीएचडी करते हैं तो यहाँ पे 3 से जो है यहाँ पे 3 से आप जो है 6 साल तक जो है आप यहाँ पर पीएचडी में लगा देते हैं, राइट, 3 से 6 वर्ष। और जैसे वुमेन्स कैंडिडेट्स हैं कुछ रिलैक्सेशन भी उनको दिया जाता है, कुछ लीव उनकी होती है, ठीक है। तो कुल मिला के ये मान के चलिए इतना सारा समय आप यहाँ पर देते हैं, तो इसमें आप फाइनेंशियली भी जो है आपको यहाँ पर सपोर्ट चाहिए होता है, और दूसरा जो है टाइम, दोनों ही चीज़ें आपको देनी होती है। तो ये काफ़ी क्रिटिकल फेज होता है कि मास्टर डिग्री के बाद आप 3 से 5 साल, 3 से 6 साल जो है आप पीएचडी में इन्वेस्ट करें, उसके बाद जॉब लें। हाँ, अगर आपके पास जेआरएफ है और आपकी उम्र बची हुई है तो डेफिनेटली आप पीएचडी कर सकते हैं। उस केस में जो है आपको काफ़ी हैवी अमाउंट, ठीक है, 45,000 से लेकर 55,000 तक का जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट हर महीने आपको पीएचडी करने के लिए देती है। तो ट्राई करें, जब ये नेट एग्जाम आप देते हैं तो आप जो है अच्छी तरीके से जो है प्रिपरेशन करें ताकि जेआरएफ आप निकाल दें, राइट। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी अगली तीसरी वीडियो में, जिसमें हम पीएचडी डिग्री के जो टाइप्स ऑफ पीएचडी डिग्री, यानी कि पीएचडी डिग्री कितने प्रकार की होती है और यूजीसी के अनुसार किस प्रकार की पीएचडी डिग्री मान्य है उसके बारे में या वैलिड है उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रूफ के साथ ही साथ आगे आने वाली वीडियो, ये सभी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।